Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss another important act on fingertips, that is Juvenile Justice System Act 2018. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. किसी भी एक्ट को डिस्कस करने से पहले उसकी बैकग्राउंड या हिस्ट्री को डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के अंदर भी सबसे पहले हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की हिस्ट्री को देखेंगे। अगर हम इसकी हिस्ट्री को देखें, दिस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ट्रेसेस बैक टू कॉलोनियल एरा, बट इट्स सिग्निफिकेंट रिफॉर्म स्टार्टेड इन 21st सेंचुरी। अब अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 को उठाकर देखें तो उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी हमारे पास 2 आर्टिकल्स ऐसे मौजूद हैं जो कि राइट्स ऑफ द चाइल्ड की प्रोटेक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम आर्टिकल 25 की सब क्लॉज 3 देखें तो आर्टिकल 25 इक्वालिटी ऑफ सिटीजन्स को डिस्कस कर रहा है और उसकी सब क्लॉज 3 कहती है कि चिल्ड्रन के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसी तरह अगर आप फर्दर मूव ऑन करें तो आर्टिकल 35 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। मैंडेटरी प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज के अंदर ये प्रोविजन ऐड की गई थी, लेकिन इन प्रोविजंस पर इतना अमल दरामद नहीं हो रहा था, जिसके बाद इस अमर की जरूरत पड़ी कि इन चिल्ड्रन के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल लॉ बनाया जाए। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने 1990 के अंदर एक कन्वेंशन किया जिसको कहा जाता है CRC, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। पाकिस्तान इज ऑल्सो अ सिग्नेटरी टू दिस UN कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन। तो उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर क्या जिम्मेदारी आई, जिसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 2000 के अंदर जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस को प्रोमलगेट किया और इसकी इन्फोर्समेंट कराई। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने अपनी एक जजमेंट जो कि रिपोर्ट हुई थी PLD 2005 लाहौर पेज 15, इस 2005 में लाहौर हाई कोर्ट ने ये कहा कि ये जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 है इसके अंदर कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, इसको नाकाफी करार दे दिया, इसके अंदर कुछ प्रोविजंस मिसिंग है और पार्लियामेंट को कहा कि वो एक ऐसा लॉ बनाए कि इन डेफिशिएंसीज को ख़त्म किया जाए। जिसके बाद 2018 में ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट पास हुआ, जिसने उस ऑर्डिनेंस के अंदर जो भी शॉर्टकमिंग्स थी उसको ओवरकम किया। बेसिकली जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस ने एक सेपरेट फ्रेमवर्क इस्टेब्लिश किया जिसके थ्रू जो जितने भी जुवेनाइल ऑफेंडर्स हैं उनको हैंडल करने के लिए प्रोविजंस बनाई। मीन्स टू से कि instead of focusing on the punishment of the offenders, this ordinance basically focused on the rehabilitation of that offenders. How this Juvenile Justice System Act 2018 handled the juvenile offenders, ये हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर किसी भी एक्ट को आप उठा के देखें तो उसमें सबसे पहला सेक्शन होता है शॉर्ट टाइटल का। तो दिस एक्ट इज कॉल्ड जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। इसका एक्सटेंट क्या है कि ये पूरे पाकिस्तान के ऊपर एप्लीकेबल है, इसकी एप्लीकेबिलिटी पूरे पाकिस्तान के ऊपर है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपने याद रखना है कि इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 ने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 को रिपील किया है, उसको ख़त्म किया है। उसके बाद से अब यही 2018 वाला एक्ट एप्लीकेबल है।
अब उसके बाद दूसरी चीज किसी भी एक्ट के अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो उसका होता है डेफिनेशन क्लॉज। सो यहाँ पर भी सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशंस को डिस्कस किया गया है कि इस पूरे एक्ट में जो वर्डिंग यूज हुई है उन वर्ड्स का, उन टर्मिनोलॉजीज का इस एक्ट की हद तक क्या मतलब है, ये हम डेफिनेशन क्लॉज में डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली चीज डिफाइन किया गया है चाइल्ड को। फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट, ऐसा बच्चा जो कि 18 साल से कम उम्र का है, हु हैज नॉट अटेन्ड द एज ऑफ द मेजॉरिटी, वो चाइल्ड की कैटेगरी में आता है। कोड मीन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, सीआरपीसी के अकॉर्डिंग इसको डील किया जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं तो डिफाइन किया गया है गार्डियन को। नाउ हु इज द गार्डियन? बच्चे के पेरेंट्स या ऐसा बंदा जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया है, उस बच्चे का गार्डियन, या कोई भी ऐसा बंदा जो एक्चुअली उस पर्सन को, उस चाइल्ड की टेक केयर कर रहा है, उसका ख्याल कर रहा है, वो तमाम बंदे गार्डियन की कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद आ जाएं तो फर्दर इस एक्ट के सेक्शन 2 के अंदर ऑफेंसेस की काइंड्स को एक्सप्लेन किया गया है। ऑफेंस क्या है? ऐसा एक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय द लॉ। अब इस एक्ट ने ऑफेंसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, दैट इज हीनियस ऑफेंसेस नंबर 1, सेकंड कैटेगरी इज मेजर ऑफेंसेस एंड द थर्ड कैटेगरी इज माइनर ऑफेंसेस। अब अगर वन बाय वन हम इन ऑफेंसेस की काइंड्स को देखें तो हीनियस नेचर के ऑफेंसेस मींस सीरियस इन नेचर। सो सीरियस ब्रूटल किस्म के जितने भी ऑफेंसेस हैं दैट आर शॉकिंग टू द पब्लिक मोरालिटी, वो कौन से हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास मर्डर है, रेप है। सो ऐसे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट्स 7 साल से ज्यादा है, पूरे पीपीसी के अंदर या किसी और लॉ के अंदर अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसकी पनिशमेंट 7 साल से ज्यादा है, सो इस एक्ट के अंदर उनको हीनियस ऑफेंसेस में कैटेगरी में फॉल कराया गया है। सेकेंडली मेजर ऑफेंसेस पीपीसी के अंदर या किसी भी लॉ के अंदर जिनकी पनिशमेंट 3 साल से 7 साल के दरमियान है, यानी कि 7 साल से कम सजा और 3 साल से ज्यादा, वो मेजर ऑफेंसेस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसी तरह माइनर ऑफेंसेस वो ऑफेंसेस हैं जिनकी पनिशमेंट अप टू 3 इयर्स है, यानी कि 3 साल तक के जितने भी ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट है वो माइनर ऑफेंसेस की कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जुवेनाइल। नाउ हु इज द जुवेनाइल? जुवेनाइल मीन्स एक ऐसा बच्चा। अब बच्चे को, चाइल्ड को किस तरह से डिफाइन किया गया था? हु इज बिलो द एज ऑफ द 18 ईयर्स। सो ऐसा बच्चा जो कि 18 साल से कम है, अगर उसने कोई ऑफेंस किया है तो उसके केस को एडल्ट वाले केस की तरह डील नहीं किया जाएगा, जिस तरह नॉर्मली 18 से ऊपर जितने भी लोग हैं उनके केसेस को डील किया जाता है। इस जुवेनाइल को उस एडल्ट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, इसका डिफरेंट प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा जो कि इस एक्ट में एक्सप्लेन किया गया है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद बात की गई है जुवेनाइल कोर्ट की। ऐसी कोर्ट जो कि अंडर सेक्शन 4 ऑफ दिस एक्ट इस्टेब्लिश की गई है। अब सेक्शन 4 क्या है वो हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे, जिसमें पूरी एक्सप्लेनेशन बताई गई है जुवेनाइल कोर्ट से रिलेटेड। उसके बाद एक्सप्लेन किया गया है जुवेनाइल ऑफेंडर को। नाउ जुवेनाइल ऑफेंडर क्या है? एक ऐसा 18 साल से कम उम्र का बच्चा जो कि कोई भी ऑफेंस कमिट कर रहा है। उसके बाद रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को डिफाइन किया गया है कि इन जुवेनाइल ऑफेंडर्स के लिए सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां पर इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, मॉरल ट्रेनिंग, इनको अच्छा बनाया जाएगा। फिर उसके बाद एक्सप्लेन किया गया है मेडिकल ऑफिसर को। मेडिकल ऑफिसर कौन है? सरकारी डॉक्टर जो कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर काम कर रहा है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन होम को डिफाइन किया गया है। ऑब्जर्वेशन होम को किस तरह से डिफाइन किया है कि जब भी इस एक्ट के अंदर किसी भी जुवेनाइल को अरेस्ट किया जाएगा तो उसे जेल में नहीं भेजा जाएगा, उसे पुलिस स्टेशन में नहीं ले जाया जाएगा, बल्कि उनके लिए स्पेशल होम्स बनाए गए हैं कि जब भी उनको अरेस्ट किया जाए या उनको रिमांड पे भेजा जाए तो फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड इंक्वायरी उनको इन स्पेशल होम्स के अंदर, जिनको ऑब्जर्वेशन होम्स का नाम दिया गया है, यहाँ पर भेजा जाएगा। फिर प्रोबेशन ऑफिसर को डिफाइन किया कि ऐसा बंदा
बंदा जिसने जुवेनाइल से रिलेटेड इंक्वायरी कंडक्ट करनी है कि उस जुवेनाइल का प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, क्या उसने मिस्टेकनली कोई ऑफेंस कमिट किया है या पर्पसली ऑफेंस कमिट किया है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, उसका एजुकेशनल रिकॉर्ड क्या है, ये तमाम रिपोर्ट तैयार करनी है इस प्रोबेशन ऑफिसर ने। अब ये तो सेक्शन 2 की हद तक हमने डेफिनेशन क्लॉजेस को डिस्कस कर दिया कि इस सेक्शन की अकॉर्डिंग आगे एक्ट में जब ये वर्ड्स यूज हुए हैं तो उनका क्या मतलब लिया जाता है। अब हम आ जाते हैं बाकायदा अपने एक्ट के ऊपर। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने एक्ट को। सो ये पूरा प्रोसीजर स्टार्ट होता है जब कोई जुवेनाइल कोई ऑफेंस कमिट करता है। अगर किसी जुवेनाइल ने, जो कि 18 साल से कम उम्र बच्चा है, उसने कोई ऑफेंस कमिट किया है तो उसको अरेस्ट किया जाएगा। अब अरेस्ट अंडर सेक्शन 5 एक्सप्लेन किया गया है। आप अपने साथ अगर इस एक्ट को खोलेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो सेक्शन 5 क्या कहता है कि जब भी किसी जुवेनाइल को अरेस्ट किया जाएगा तो उसके बाद क्या है, सबसे पहले उसकी एज को डिटरमिन किया जाएगा। यानी कि अगर जिस बंदे को आपने अरेस्ट किया है वो ये कहता है कि मैं जुवेनाइल की कैटेगरी में फॉल करता हूं, मुझे जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाए, तो सबसे पहले उसकी एज को डिटरमिन करना है कि आया ये बंदा वाकई जुवेनाइल है या नहीं। इसकी जुवेनालिटी टेस्ट होती है अंडर सेक्शन 8। सेक्शन 8 अगर आप खोल के देखें तो वहां पर डिटर्मिनेशन ऑफ द एज को एक्सप्लेन किया गया है और सेक्शन 8 ने हमें ये कहा है कि ये एज डिटरमिन कौन करेगा, जो स्टेशन हाउस ऑफिसर है, जो हमारा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, दैट इज एसएचओ एंड द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो आईओ है, उन्होंने इस जुवेनाइल की, इस बंदे की एज को डिटरमिन करना है। पता कैसे चलेगा एज का? अब उसकी एज को चेकआउट करने के लिए उन्होंने इंक्वायरी कंडक्ट करनी है। इंक्वायरी किस तरह से कंडक्ट की जाएगी? सबसे पहले उस बंदे का, जिसको अरेस्ट किया है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट देखा जाएगा, जो कि एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है विच इज इशूड बाय द गवर्नमेंट। उसके बाद उसके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा। इसके अलावा उसका आईडी कार्ड चेक किया जाएगा। और अगर आप इन 3 चीजों से उसकी एज डिटरमिन नहीं कर सकते तो फिर उसके बाद उसे मेडिकल ऑफिसर के पास ले जाया जाएगा, जो कि उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा और उसके बाद उसकी एज को डिटरमिन करेगा। सो सेक्शन 8 ने हमें क्या बता दिया कि सबसे पहले उसकी जुवेनालिटी को टेस्ट करना है। इस पर्पस के लिए एसएचओ या आईओ इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट्स देखेंगे, डॉक्यूमेंट से प्रूव नहीं होता उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। अब अगर मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद ये चीज प्रूफ हो जाती है दैट यस ही इज बिलो 18 ईयर्स, ही फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द जुवेनाइल, तो फिर उसको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। अब प्रूफ हो गया कि वो जुवेनाइल है, तो उसके बाद क्या होगा? सेक्शन 5 क्या कहता है कि अरेस्टेड जुवेनाइल से रिलेटेड उसके गार्डियन को इन्फॉर्म किया जाएगा और उसको उसकी अरेस्ट के बारे में बताया जाएगा, जुवेनाइल कोर्ट के बारे में कि फलां दिन फलां टाइम पर इसको कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। इसी तरह साथ में जो हमारा प्रोबेशन ऑफिसर है उसको भी इन्फॉर्म किया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि वो इस जुवेनाइल के बारे में इंक्वायरी कंडक्ट करे कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, इसका एजुकेशनल रिकॉर्ड क्या है, इसका सोशल स्टेटस क्या है, क्या ये हैबिचुअल ऑफेंडर है, इसने पर्पसली कोई ऑफेंस कमिट किया है या मिस्टेकनली कोई ऑफेंस कमिट किया है। यानी कि इस जुवेनाइल से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की जिम्मेदारी इस प्रोबेशन ऑफिसर के ऊपर है। अब उसके बाद जब ये अरेस्ट हो गया, इसके गार्डियन को इन्फॉर्म कर दिया, प्रोबेशन ऑफिसर को इन्फॉर्म कर दिया, इसको कोर्ट में पेश करना है, उसके बाद फिर हमारा सेक्शन 3 हिट करता है। सेक्शन 3 क्या कहता है? लीगल असिस्टेंस टू दी जुवेनाइल। अब ऑब्वियसली अब उसने अपने आप को कोर्ट में आके डिफेंड भी तो करना है। सो इस पर्पस के लिए उसको एवरी जुवेनाइल या ऐसा बंदा जो कि ऑफेंडर है, उसके पास अंडर सेक्शन 3 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट ये राइट है कि उसको स्टेट के खर्चे के ऊपर लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी। यानी कि जुवेनाइल के लिए बाकायदा एक सरकारी वकील अपॉइंट किया जाएगा।
स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो उसके लिए वकील अपॉइंट करेगी, या तो गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी या फिर जुवेनाइल कोर्ट इसके लिए वकील को हायर करेगी। और ऐसा वकील जिसकी 7 इयर्स की स्टैंडिंग प्रैक्टिस है अपनी बार के अंदर, यानी कि जिसकी प्रैक्टिस 7 साल से ज्यादा हो, वो इस जुवेनाइल को लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। वो उसके बिहाफ पे कोर्ट में आकर केस करेगा और उसको डिफेंड करेगा। अब उसके बिहाफ पे लीगल असिस्टेंस भी उसको दे दी, वकील हायर हो गया। उसके बाद अब ट्रायल कौन चलाएगा, अब कोर्ट में आ जाते हैं। कोर्ट कौन होगी इस पर्पस के लिए, जुवेनाइल कोर्ट्स क्या हैं। सेक्शन 4 की तरफ आ जाएं तो सेक्शन 4 जुवेनाइल कोर्ट्स को डिफाइन करता है, जुवेनाइल कोर्ट्स को एक्सप्लेन करता है कि गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द कंसर्न्ड हाई कोर्ट इस्टेब्लिश करेगी जुवेनाइल कोर्ट, और हर सेशन डिवीजन के अंदर एक या एक से ज्यादा जुवेनाइल कोर्ट इस्टेब्लिश की जाएंगी। अब जब सेशन डिवीजन के अंदर जुवेनाइल कोर्ट इस्टेब्लिश हो गई तो फिर उस कोर्ट को प्रिजाइड कौन करेगा, हु विल बी द जज ऑफ दिस जुवेनाइल कोर्ट, हु विल बी द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जुवेनाइल कोर्ट। सेक्शन 4 सब क्लॉज 3 हमें कहता है कि ऐसा बंदा कौन प्रिजाइड करेगा। सबसे पहले सेशन जज की पावर है, उसके बाद एडिशनल सेशन जज इसको प्रिजाइड कर सकता है। इसी तरह मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसको अंडर सेक्शन 30 ऑफ द सीआरपीसी पावर्स दी गई हैं, वो इस कोर्ट को प्रिजाइड कर सकता है। और साथ ही साथ ऐसा प्रैक्टिसिंग एडवोकेट जिसकी 10 इयर्स की स्टैंडिंग प्रैक्टिस है बार के अंदर, उसको भी इस जुवेनाइल कोर्ट का जज अपॉइंट किया जा सकता है उन टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर जो गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ डिटरमिन करती है। अब जुवेनाइल कोर्ट्स के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। जज कौन हो सकता है, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, सेक्शन 30 का मैजिस्ट्रेट, या वो एडवोकेट जिसकी 10 साल की प्रैक्टिस है वो इस कोर्ट को प्रिजाइड कर सकता है। So this juvenile court shall have the jurisdiction to try all the cases in which a juvenile is accused of the commission of the offense। अब जुवेनाइल कोर्ट होगी, इसके साथ एक और चीज को एक्सप्लेन किया गया है, दैट इज डाइवर्जन। अब ये डाइवर्जन क्या है, अंडर सेक्शन 9 इस डाइवर्जन को एक्सप्लेन किया गया है। डाइवर्जन वर्ड डाइवर्ट से निकला है। ये डाइवर्जन क्या है, सेक्शन 9 अगर आप खोल दें, सेक्शन 9 के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डाइवर्जन केसेस को डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। with the consent of the juvenile and his guardian and also with the consent of the complainant जिसने इस जुवेनाइल के खिलाफ केस फाइल किया है, इनके केसेस को रेफर किया जा सकता है जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी को फॉर इट्स डिस्पोजल। अब इस डाइवर्जन के थ्रू किसी भी स्टेज पर इन जुवेनाइल और कंप्लेनेंट के दरमियान जो भी ऑफेंसेस हैं, जो भी इनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको कोर्ट के बजाय थ्रू दिस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी उनको सॉल्व आउट किया जा सकता है। अब यहाँ पर एक चीज मैं डिस्कस करना भूल गई थी कि ये जो जुवेनाइल कोर्ट्स हैं इनको स्पेसिफिक टाइम पीरियड बताया गया है इस एक्ट के अंदर कि आपके पास 6 मंथ्स का टाइम पीरियड है कि आपने इन जुवेनाइल से रिलेटेड जो भी केस है उसको 6 महीने के अंदर अंदर सॉल्व आउट करना है। अगर 6 महीने के अंदर सॉल्व आउट नहीं होता तो फिर आपने हाई कोर्ट से परमिशन लेनी है और हाई कोर्ट की परमिशन के बाद 6 महीने के ऊपर का जितना भी टाइम पीरियड हाई कोर्ट आपको अलॉट करेगी, आपने उस टाइम पीरियड के अंदर इन केसेस को डिस्पोज ऑफ करना है। अब आ जाते हैं डाइवर्जन के प्रोसेस के ऊपर कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डाइवर्जन केसेस को किस तरह से डिस्पोज ऑफ कर सकती है। नंबर 1, थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी को खत्म करके। सेकेंडली, उसको डैमेजेस वगैरह देके, यानी कि जो भी कंप्लेनेंट है उसको कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ द मनी और एनी अदर थिंग उसको डैमेजेस दे सकते हैं।
या फिर रिटन और ऑरल अपॉलॉजी या फिर माफी तलाफी करके काम को खत्म किया जा सकता है, मैटर को सॉल्व आउट किया जा सकता है, या फिर उससे कोई कम्युनिटी सर्विस ली जा सकती है, जितना भी कॉस्ट आई है, जितना भी फाइन उस पर इम्पोज हो वो किया जा सकता है, या फिर इस जुवेनाइल को जेल में भेजने के बाद रिहैबिलिटेशन सेंटर में भेजा जा सकता है ताकि उसकी रिफॉर्मेशन की जा सके। अब जब हमने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी डाइवर्जन के प्रोसेस के थ्रू इसको रिजॉल्व आउट करेगी, नाउ हु विल बी द मेंबर्स ऑफ द जस्टिस जुवेनाइल कमेटी? So this juvenile justice committee will be composed of the 4 members, जिसमें हमारे पास सेक्शन 30 का मैजिस्ट्रेट है, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, ऐसा एडवोकेट जिसकी 7 इयर्स की स्टैंडिंग प्रैक्टिस है, और इसके साथ 17 ग्रेड का प्रोबेशन ऑफिसर इस जुवेनाइल कमेटी का हिस्सा होंगे, जो के थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डाइवर्जन कोर्ट से अलहदा जाके मैटर्स को सॉल्व आउट करेंगे। और इनके पास क्या टाइम पीरियड है? इन्होंने 1 महीने के अंदर अंदर इस केस को सॉल्व आउट करना है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डाइवर्जन किस स्टेज पर हो सकती है। सो सेक्शन 9 हमें कहता है कि डाइवर्जन किसी भी स्टेज पर एक्सरसाइज की जा सकती है, चाहे वो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान हो या फिर कोर्ट के ट्रायल के दौरान, जिस तरह से भी मुनासिब हो वो किसी भी स्टेज पर आप डाइवर्जन के प्रोसेस के थ्रू केसेस को सॉल्व आउट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर कि क्या किसी जुवेनाइल को ऑन बेल रिलीज किया जा सकता है। सो द आंसर इज यस। दिस इज एक्सप्लेन्ड अंडर सेक्शन 6 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018। अब इसके अंदर कैटेगराइज कर दिया है ऑफेंसेस को, दैट इज बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस, और इसके साथ जुवेनाइल को भी कैटेगराइज कर दिया है कि एक जुवेनाइल जो है वो 16 साल से कम उम्र का है और एक जुवेनाइल 16 से 18 साल के बीच की उम्र का है। अब इन दोनों को अलग अलग हम देखते हैं कि इनको किस तरह से बेल दी जा सकती है। सो ऐसा जुवेनाइल जो कि 16 साल से कम उम्र का है उसको बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल स्ट्रेट अवे ग्रांट की जाएगी, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहां पर उसकी बेल को रिफ्यूज किया जा सकता है। अब वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं कि जहां पर बच्चे की जान को खतरा है, उसकी लाइफ एट रिस्क है कि जो ऑपोजिट पार्टी है अगर इसको ऑन बेल रिलीज किया तो वो इसको नुकसान पहुंचा सकती है, या फिर कोर्ट को ये लगता है कि अगर इसको ऑन बेल रिलीज कर दिया तो इसके आदि मुजरिम बनने का खतरा है कि ये बाहर जाएगा और एक पक्का मुजरिम बनकर वापस आएगा। सो ऐसी सूरत में उसकी बेल को रिजेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर जुवेनाइल की बेल रिफ्यूज होती भी है तो उसको थाने में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि उसको रिफॉर्मेटरी हाउसेस में भेजा जाएगा, उसके गार्डियन के पास भेजा जाएगा या प्रोबेशन ऑफिसर्स के पास भेजा जाएगा ताकि इसकी रिफॉर्मेशन हो सके, इसको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जा सके, इसको एजुकेट किया जा सके। अब दूसरी कैटेगरी ऑफ द जुवेनाइल क्या थी? 16 से 18 साल के बीच की उम्र के जो बच्चे हैं, लेकिन उनको डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल ग्रांट की जा सकती है या नहीं। सो नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में बेल ग्रांट होने की हमारे पास क्या प्रोसीजर है कि 2 रास्ते हैं। एक आते हैं वो ऑफेंसेस जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं और ऐसे ऑफेंसेस जो कि नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं। सो ऐसे ऑफेंसेस जो प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करते हैं उनका क्या मतलब है कि उनकी पनिशमेंट 10 साल से ज्यादा है, और नॉन प्रोहिबिटरी क्लॉज में जो फॉल करते हैं उनकी पनिशमेंट 10 साल से कम है। सो ऐसे ऑफेंसेस जिनकी पनिशमेंट 10 साल से कम है वहां पर बेल ग्रांट की जा सकती है, और प्रोहिबिटरी क्लॉज में भी जो फॉल करते हैं उनमें भी बेल दी जा सकती है, लेकिन जो 16 से 18 साल के बच्चे हैं उनकी बेल को रिफ्यूज किया जा सकता है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ द रिफॉर्मेशन ऑफ दैट जुवेनाइल्स, कि उनको रिफॉर्म किया जा सके, उनको ट्रेन किया जा
सके, उनको एजुकेट किया जा सके कि वो बाहर निकलकर हैबिचुअल ऑफेंडर ना बने, वो बाकी ऐसे ग्रुप के साथ इन्वॉल्व ना हो जाएं जो कि ऑफेंडर्स का हैबिचुअल ग्रुप है, जो कि आदि मुजरिम हैं। सो उनसे बचाने के लिए इनकी बेल को रिफ्यूज आउट किया जा सकता है। सो जुवेनाइल को बेलेबल भी और नॉन बेलेबल दोनों ऑफेंसेस में बेल दी जा सकती है। अब ये तो हमने सेक्शन 2 से सेक्शन 10 तक जनरल प्रोसीजर को डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं एक्चुअल ट्रायल ऑफ द जुवेनाइल के ऊपर, जो कि स्टार्ट होता है सेक्शन 11 से। सेक्शन 11 को अगर हम देखें तो वो जुवेनाइल कोर्ट के प्रोसीजर्स को डिस्कस कर रहा है कि ट्रायल किस तरह से चलाया जाएगा। सो सेक्शन 11 क्या कहता है? दैट फॉलोइंग प्रोसीजर शैल बी अडॉप्टेड। अब क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाएगा कि जब भी जुवेनाइल का ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट के अंदर चल रहा होगा तो वहां पर कौन कौन से लोग मौजूद होंगे। सो सेक्शन 11 सब क्लॉज 2 कहती है कि जुवेनाइल कोर्ट के जो स्टाफ है, जो उसका अमला है, वो मौजूद होगा। इसके साथ जो पार्टीज टू द केस हैं, यानी कि जुवेनाइल, उसका गार्डियन या उसके साथ जितने भी लोग हैं, और जो कंप्लेनेंट पार्टी है जिसने इस जुवेनाइल के ऊपर केस किया है, वो मौजूद हो सकती है। और बाकी तमाम कोर्ट्स ऐसे बंदे जिनको जुवेनाइल कोर्ट डायरेक्शंस देती है, वो अब उस प्रोसीजर के दौरान, उस ट्रायल के दौरान प्रेजेंट हो सकते हैं। लेकिन कोई भी इररेलेवेंट पर्सन, कोई भी मीडिया पर्सन इस ट्रायल के दौरान मौजूद नहीं होंगे अदालत के अंदर। इन जुवेनाइल का सेपरेट ट्रायल किया जाएगा, इनको एडल्ट के साथ इंडल्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके साथ अगर आप सेक्शन 12 को देखें तो सेक्शन 12 हमें कहता है ट्रायल ऑफ द जुवेनाइल विद एडल्ट पर्सन। वहां पर भी मे का वर्ड यूज हुआ है दैट जुवेनाइल मे बी चार्ज्ड विद और ट्राई टुगेदर विद एन एडल्ट बाय द जुवेनाइल इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड कि इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस के लिए जरूरी है कि इसका ट्रायल एडल्ट के साथ किया जाए, तो उसका ट्रायल चल सकता है। अदरवाइज ट्रायल ऑफ द जुवेनाइल सेपरेटली होगा। कोई मीडिया पर्सन, कोई इररेलेवेंट पर्सन वहां पर मौजूद नहीं होंगे। उसके बाद सेक्शन 13 की तरफ आ जाएं तो सेक्शन 13 बात करता है डिस्क्लोजर ऑफ द आइडेंटिटी ऑफ द जुवेनाइल। सेक्शन 13 कहता है कि जब भी किसी जुवेनाइल का ट्रायल चल रहा होगा तो उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा। अगर कोई बंदा किसी भी जुवेनाइल की आइडेंटिटी को डिस्क्लोज करता है, उसका नाम पब्लिश करता है, तो उसको 3 साल की इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। सो मीडिया और प्रेस को स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि वो इस जुवेनाइल की शिनाख्त को डिस्क्लोज नहीं करेंगी। लेकिन जहां पर किसी जुवेनाइल को ट्रेस आउट करने के लिए, उसकी लोकेशन निकालने के लिए ज़रूरी है तो वहां पर किया जा सकता है। अदरवाइज आप उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है सेक्शन 14। सेक्शन 14 बात करता है रिपोर्ट ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर। प्रोबेशन ऑफिसर कौन है? हम ऑलरेडी डेफिनेशन क्लॉज के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी पुलिस किसी जुवेनाइल को अरेस्ट करती है तो इस ऑफिसर को ऑथराइज किया गया है कि वो एक रिपोर्ट तैयार करेगा इस जुवेनाइल से रिलेटेड, उसकी तमाम इंफॉर्मेशन निकालेगा, उसका एजुकेशनल रिकॉर्ड, उसका सोशल स्टेटस, ये तमाम चीज़ों से मुतल्लिक एक रिपोर्ट तैयार करेगा। इस रिपोर्ट में वो क्या क्या मेंशन करेगा? जुवेनाइल का कैरेक्टर क्या है, उसका एजुकेशनल रिकॉर्ड क्या है, उसका सोशल स्टेटस क्या है, और अगर उस जुवेनाइल ने कोई कन्फेशन किया है तो वो भी इस रिपोर्ट में लिख सकता है। लेकिन कन्फेशन के लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि उसमें थ्रेट का एलिमेंट इन्वॉल्व ना हो, प्रॉमिस इन्वॉल्व ना हो, यानी कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव ना हो। अगर वो अपनी मर्जी से कन्फेस कर रहा है तो वो चीज़ आपने अपनी रिपोर्ट में ऐड करनी है। सेक्शन 14 कहता है कि ये रिपोर्ट हेल्प आउट करेगी जुवेनाइल कोर्ट को कि वो इन केसेस को सॉल्व आउट कर सके, इन केसेस को डिस्पोज ऑफ कर सके। अब इसी के साथ पावर्स ऑफ द कोर्ट को एक्सप्लेन किया गया है अंडर सेक्शन 15। सेक्शन 15 ने हमें पावर्स ऑफ द कोर्ट बता दिया कि जुवेनाइल कोर्ट के पास क्या क्या ऑर्डर पास करने की पावर है और क्या क्या ऑर्डर वो पास नहीं कर सकते। हम दोनों चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जुवेनाइल कोर्ट के पास क्या क्या ऑर्डर पास करने की पावर है। नंबर 1,
वो उस जुवेनाइल को माफ़ी दे सकता है, उसको पार्डन कर सकता है। माफ़ करने के साथ वो उसको एट वंस रिलीज भी कर सकता है। सेकेंडली, वो उसको कम्युनिटी सेंटेंस दे सकता है, यानी कि कम्युनिटी सर्विसेज ले सकता है, उससे माशरे में कोई भी काम ले सकता है, सिर्फ इस पर्पस के लिए कि उसको बिजी किया जा सके ताकि वो मजीद ऑफेंसेस की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व्ड ना हो बाकी हैबिचुअल ऑफेंडर्स के साथ मिलके। इसी तरह इस जुवेनाइल को रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भी भेजने की पावर है कोर्ट के पास। अब इसी सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग कोर्ट के पास क्या पावर है कि वो कौन से ऑर्डर पास नहीं कर सकती। वो जुवेनाइल के खिलाफ कॉर्पोरियल पनिशमेंट का ऑर्डर पास नहीं कर सकती, उसको जिस्मानी सजा नहीं दे सकती, उससे लेबर, उससे कोई भी जो मुश्किल काम है वो नहीं लिया जा सकता, उसको प्रिजन में नहीं रखा जाएगा, जेल में नहीं रखा जाएगा, उसको हैंडकफ्स नहीं लगाई जाएंगी, यानी कि उसको हथकड़ियां नहीं लगाई जाएंगी। सो सेक्शन 15 ने पावर्स ऑफ द कोर्ट को कैटेगराइज कर दिया कि कोर्ट के पास क्या ऑर्डर पास करने की पावर्स हैं और किन ऑर्डर्स को पास करने की पावर्स नहीं है। उसके बाद आ जाएं तो सेक्शन 17 है जो कि बात करता है फीमेल जुवेनाइल की। अब इस सेक्शन 17 के अंदर कहा गया है कि अगर ऑफेंस जिस जुवेनाइल ने कमिट किया है वो कोई फीमेल है तो सेक्शन 17 कहता है कि सबसे पहली बात कि फीमेल को अरेस्ट नहीं किया जा सकता और उसको रिलीज अगर किया जा सकता है तो उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा जाएगा। पाकिस्तान के अंदर मोस्टली दारुल अमान में भेजा जाता है और उसको किसी भी मेल प्रोबेशन ऑफिसर के पास नहीं भेजा जाएगा, बल्कि अगर आपने उसको ऑन रिलीज किया है तो उसको फीमेल प्रोबेशन ऑफिसर के पास भेजा जाएगा। सो सेक्शन 17 ने फीमेल जुवेनाइल से रिलेटेड भी स्पेशल प्रोविजंस बता दी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 18 के ऊपर। सेक्शन 18 बात करता है अपील की। अब अपील इन केस ऑफ द कन्विक्शन एंड अपील इन केस ऑफ द एक्विटल। कन्विक्शन के केस में ऑब्वियसली सजा हुई तो अपील कौन करेगा? जुवेनाइल का जो भी गार्डियन है वो अपर फोरम के ऊपर अपील कर सकता है। इसी तरह अगर उस जुवेनाइल को एक्विट कर दिया जाता है तो फिर अपील करने की राइट किसके पास है? ऑब्वियसली कंप्लेनेंट के पास या स्टेट के पास। सो कंप्लेनेंट हैज द राइट टू अपील अगेंस्ट द एक्विटल ऑर्डर ऑफ द जुवेनाइल बिफोर द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 417 ऑफ द सीआरपीसी। सेक्शन 417 सीआरपीसी ने क्लियर कट बता दिया कि एक्विटल के केस में अपील हमेशा हाई कोर्ट के अंदर होगी। सो यहां पर भी कन्विक्शन में गार्डियन अपील कर सकता है, एक्विटल में कंप्लेनेंट पार्टी अपील कर सकती है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 19 के ऊपर जो कि बात करता है रिमूवल ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन अटैच्ड विद द कन्विक्शन, कि अगर किसी जुवेनाइल को कन्विक्ट कर दिया है, वैसे तो उनको एक्विट ही कर दिया जाता है, लेकिन अगर किसी केस में किसी जुवेनाइल को कन्विक्ट कर दिया है देन ही विल नॉट सफर एनी डिस्क्वालिफिकेशन। मतलब अगर उसको कन्विक्ट भी कर लिया है उसके बाद किसी भी पोस्ट के लिए उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। देयर विल बी नो स्टिग्मा ऑन द क्वालिफिकेशन ऑफ दैट जुवेनाइल। सेक्शन 19 ने क्लियर कट बता दिया। सेक्शन 20 क्या कहता है? इस्टेब्लिशमेंट एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन होम्स एंड जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। सेक्शन 20 ये कहता है कि गवर्नमेंट जो है वो ऑब्जर्वेशन होम्स और रिहैबिलिटेशन सेंटर इस्टेब्लिश करेगी ताकि उनको जुवेनाइल्स को बाकी ऑफेंडर्स से अलग रखा जा सके और फीमेल्स के लिए सेपरेट रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई इदारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, अगर कोई एग्जिस्टिंग सोसाइटी या एग्जिस्टिंग सेंटर है तो उनको इस चीज़ के लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा कि वो अपने पास इन जुवेनाइल ऑफेंडर्स को रिफॉर्म्स कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ सेक्शन 21 ने हमें क्या कहा? पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू विड्रॉ द सर्टिफिकेट, कि अगर गवर्नमेंट को लगता है तो वो किसी भी टाइम अगर उसने किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सेंटर को ये सर्टिफिकेट इशू किया है तो वो उस सर्टिफिकेट को विड्रॉ भी कर सकती है। सेक्शन 22 जो कि बात कर रहा था इंस्पेक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन होम्स एंड जुवेनाइल रिहैबिलिटेशन सेंटर, तो सेक्शन 22 क्या कहता है कि
जुवेनाइल कमेटी जो हमने पीछे डिस्कस की थी, जिनमें हमारे पास मैजिस्ट्रेट, डीपीपी, 7 साल की प्रैक्टिस का एडवोकेट और 17 ग्रेड का प्रोबेशन ऑफिसर है, उनके पास ये पावर है। उनको ऑथराइज किया गया है कि वो इन रिहैबिलिटेशन सेंटर्स और ऑब्जर्वेशन होम्स की इंस्पेक्शन कर सकते हैं कि आया जहां पर इन जुवेनाइल्स को भेजा जा रहा है वो सेंटर्स किस तरह से बनाए गए हैं, क्या जुवेनाइल्स को अच्छी तरबियत दी जा सकती है, उनको एजुकेट किया जा सकता है इन सेंटर्स के अंदर या नहीं। ये तमाम इंक्वायरी कंडक्ट करनी है जुवेनाइल कमेटी ने। सेक्शन 23 एक्ट टू ओवरराइड अदर लॉज। सेक्शन 23 ने क्लियर कट बता दिया कि इस एक्ट की जितनी भी प्रोविजंस हैं उनका इफेक्ट ओवरराइडिंग है, यानी कि इससे पहले जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 बनाया गया था, ये एक्ट उसको ओवरराइड कर रहा है, यानी कि अब इस एक्ट की जितनी भी प्रोविजंस हैं उनको फॉलो किया जाएगा और जो जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस की प्रोविजंस हैं उनको फॉलो नहीं किया जाएगा। सिंपल सी बात है, ओवरराइडिंग इफेक्ट का यही मतलब है कि अब से यही लॉ एप्लीकेबल होगा। सेक्शन 24 की तरफ आ जाते हैं। सेक्शन 24 बात करता है पावर टू मेक द रूल्स। सेक्शन 24 ने कहा कि गवर्नमेंट थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट्स वो रूल मेकिंग कर सकती है इस एक्ट की हद तक। उसके बाद सेक्शन 25 है जो कि रिपील की बात करता है, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दैट जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 इज हियर बाय रिपील्ड थ्रू दिस एक्ट, कि जब ये एक्ट आया तो उसने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 2000 को ख़त्म कर दिया, अब से वो एक्ट फॉलो नहीं होगा। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के ऊपर। अगर हम इसका शॉर्ट सा ओवरव्यू लें तो क्या है कि जब भी कोई जुवेनाइल कोई ऑफेंस कमिट करता है तो सबसे पहले उसकी एज को डिटरमिन किया जाएगा। एसएचओ या आईओ अंडर सेक्शन 8 उसकी एज को डिटरमिन करेगा थ्रू बर्थ सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स और आईडी कार्ड के थ्रू उसकी एज को डिटरमिन किया जाएगा। अगर इन डॉक्यूमेंट से भी एज डिटरमिन नहीं होती उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा। अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाती है कि ये बंदा जुवेनाइल है, फिर उसको इस एक्ट के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा। कैसे कि सबसे पहले उसके गार्डियन को इन्फॉर्म किया जाएगा, साथ ही साथ प्रोबेशन ऑफिसर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि इस जुवेनाइल से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके वो कोर्ट के पास लाए कि इसका प्रीवियस रिकॉर्ड क्या है, इसने पर्पसली ऑफेंस कमिट किया है या मिस्टेकनली ऑफेंस कमिट किया है। जब ये तमाम रिपोर्ट कोर्ट में आ गई उसके बाद फिर इसको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी और ऐसा वकील जिसकी प्रैक्टिस 7 साल से ज़्यादा है वो उसको सरकारी खर्चे के ऊपर इसका वकील अपॉइंट किया जाएगा। अपॉइंटमेंट या तो गवर्नमेंट करेगी या फिर जुवेनाइल कोर्ट। अब जुवेनाइल कोर्ट को कौन प्रिसाइड करेगा? जुवेनाइल कोर्ट के अंदर हमारे पास जजेस हो सकते हैं, सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसके पास अंडर सेक्शन 30 की पावर्स हैं, और ऐसा एडवोकेट जिसकी 10 साल की स्टैंडिंग प्रैक्टिस है उसको गवर्नमेंट हाई कोर्ट की कंसल्टेशन के साथ इस जुवेनाइल कोर्ट का जज अपॉइंट कर सकती है। इन कोर्ट के पास कितना टाइम पीरियड है कि उन्होंने 6 महीने के अंदर अंदर केसेस को डिस्पोज ऑफ करना है। 6 महीने में ना कर सकें तो मजीद टाइम लेने के लिए हाई कोर्ट की परमिशन रिक्वायर्ड है उनको। इसी तरह केसेस को जुवेनाइल कोर्ट से हटकर डाइवर्जन के प्रोसेस के थ्रू भी किया जा सकता है। डाइवर्जन में हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी है जिसके अंदर 4 मेंबर्स होंगे, सेक्शन 30 का मैजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, 7 इयर्स प्रैक्टिस का एडवोकेट और 17 ग्रेड का प्रोबेशन ऑफिसर। वो इस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम कमेटी के मेंबर्स होंगे और वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ द डाइवर्जन यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी की रेस्टिट्यूशन करके, फाइन इम्पोज करके, कॉस्ट इम्पोज करके, अपॉलॉजी के थ्रू या डैमेजेस दे के वो केसेस को सॉल्व आउट करेंगे। उनके पास 1 मंथ का टाइम पीरियड है। ये किसी भी स्टेज पर हो सकती है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी डाइवर्जन का प्रोसेस अडॉप्ट किया जा सकता है या कोर्ट्स के ट्रायल के दौरान भी इस प्रोसेस को अडॉप्ट किया जा सकता है। फिर बात आती है कि क्या जुवेनाइल को बेल दी जा सकती है। सो यस, बेलेबल, नॉन बेलेबल दोनों ऑफेंसेस के अंदर जुवेनाइल को बेल ग्रांट की जा सकती है। उनकी बेल रिफ्यूज भी की जा सकती है। वो किन केसेस में रिफ्यूज होगी वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है फिर ट्रायल किस तरह से होगा। ट्रायल अलग चलेगा, एडल्ट के ट्रायल से इनको अलग रखा जाएगा। जुवेनाइल की आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होगी।
इसके बाद फीमेल जुवेनाइल से रिलेटेड हमने क्या कहा, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनको फीमेल प्रोबेशन ऑफिसर के पास भेजा जाएगा, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में रखा जाएगा, फिर अपील कन्विक्शन के केस में भी हो सकती है और एक्विटल के केस में भी। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।